हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी शिक्षण क्लासेस। आज के डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये एडिटोरियल्स स्पेसिफिकली द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से सिलेक्ट किए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स माने जाते हैं एज फार एज यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। You can get the PDF version of this video from the link given in the description as well as in the comment section. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंटेंट्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। These are the list of topics that we will discuss in this video. सबसे पहला आर्टिकल है टैकलिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज हेड ऑन। This article has been selected from the Hindu newspaper and it is important from GS paper 3 point of view. The second article is a picture of a growing economic divide in India. This topic has been selected from the Hindu newspaper as well and it is important from GS paper 4 point of view. और हर वीडियो की तरह दोस्तों इसमें भी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, टैकलिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज हेड ऑन। दोस्तों, इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है उन बच्चों के बारे में जो जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है। It talks about supporting children with learning disabilities all over India and to equip schools with technologies that can educate such kind of children and help them to settle in the mainstream. It talks about learning disabilities that the learning disabilities that we understand are far more complex. ठीक है, हम जो समझते हैं दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटीज उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। They don't just involve reading and writing but affects how children think, process and engage with the world. एक डाटा आई थी दोस्तों, उसमें 8 to 15% of school going children in India have been reported to have some form of learning disability, approximately 50 million children. The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 recognizes specific learning disabilities among 21 categories. तो देख सकते हैं दोस्तों, जो डिसेबिलिटीज एक्ट आई थी, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उसमें 21 कैटेगरीज के लर्निंग डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई की गई है, लेकिन हमारे स्कूल्स इतने इक्विप्ड नहीं हैं दैट कैन हैंडल चिल्ड्रन विद सच काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल डिसलेक्सिया, it is not about mixing of letters, it is about a brain that process language differently, affecting not just reading but also comprehension, memory and social interaction. दोस्तों, ये बीमारी आपने सुनी होगी, जो फिल्म आई थी तारे ज़मीन पर, उस पे जो बच्चा था दर्शील, उसको ये वाली बीमारी थी। ठीक है, एक और बीमारी के बारे में बात की गई है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, which is often dismissed as restlessness or a complex, it is a complex disorder impacting attention and impulse control. दोस्तों, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है that is built for neurotypical students, that means normal students, it often fails to meet diverse needs. Studies show that most teachers lack the training and experience to teach in an inclusive manner, especially in the rural India. Students with unaddressed learning disabilities often internalize a sense of failure. दोस्तों, वो बच्चे जिनकी डिसेबिलिटीज को अनदेखा किया जाता है, उनको हमेशा एक सेंस ऑफ फेलियर महसूस होती रहती है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दे आर नॉट लेजी और स्टूपिड, सिंपली देयर ब्रेन्स वर्क डिफरेंटली एंड विथ प्रॉपर सपोर्ट दे मे नेवर विदाउट प्रॉपर सपोर्ट दे मे नेवर अनकवर देयर ट्रू पोटेंशियल। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अगर उन बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिले तो वो कभी अपना जो पोटेंशियल है, ट्रू पोटेंशियल, उसको कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाएंगे। A study published in the Indian Journal of Psychiatry found that children with specific learning disabilities experience significant higher rates of anxiety and depression compared to their peers. They battle mental health issues in silence, unable to express what they can't fully understand. ठीक है, तो देखते हैं कुछ वे फॉरवर्ड दिया गया है, ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है। We can develop a comprehensive program
that emphasize early identification and intervention using screening tools and evidence based methods. फॉर एग्जांपल फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड में ये टेक्नोलॉजी है कि वो इस तरह के बच्चों में जो बीमारी होती है या लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको काफ़ी पहले आइडेंटिफाई कर लेती है और फिर उसमें इंटरवेंशन करती है। तो हमें भी ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करने की ज़रूरत है जो जो कि ऐसे बीमारी को अर्ली आइडेंटिफाई कर सके और उसको क्योर कर सके। Technology is another key factor. Tools like text to speech software and artificial intelligence powered learning aids can level the playing field. Initiatives such as PM Vidya, Diksha, Pathshala, etc. under Digital India framework supported under National Education Policy 2020 aims to unify digital education. बट दोस्तों रियल चैलेंज है कि ये जो सारी टेक्नोलॉजीज हैं ये पूरे इंडिया के हर कोने कोने तक पहुंचे, स्पेशली विद दोज विथ लर्निंग डिफरेंसेस। दोस्तों इसमें बात की गई है कि एक कल्चरल शिफ्ट की ज़रूरत है। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी अबाउट लर्निंग डिजेबिलिटीज़, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिजेबिलिटी है तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। वो लोग लेज़ी या मेंटली डिसेबल नहीं होते हैं, सिर्फ उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ डिफरेंट होती है। दे हैव different ways of processing information. Public awareness campaigns and films such as Tare Zameen Par can play a crucial role in changing perceptions. But awareness must start at home. घर पे ही ये अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वही अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। तो उनको अवेयर करने की ज़रूरत है इन बीमारियों के बारे में। टीचर्स के बारे में कही गई है दोस्तों, टीचर्स टू नीड मोटिवेशन, इंसेंटिवाइजिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन न्यूरोडाइवर्सिटी थ्रू फाइनेंशियल रिवार्ड्स, कैरियर एडवांसमेंट और रिकॉग्निशन। It will encourage more educators to embrace adaptive methods. Government bodies, NGOs, and private institutions must work together to innovate and ensure these policies to become actionable solutions. ठीक है दोस्तों, ये था ओवरऑल आर्टिकल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है दोस्तों, आइए उनको समझते हैं। पहला है डिसलेक्सिया। What is dyslexia? It is a learning disorder that involves difficulty reading due to problems identifying speech sounds and learning how they relate to letters and words. It is also called reading disability. It is a result of individual differences in areas of the brain that process language. It is often misunderstood as the slow learner syndrome. The exact cause of dyslexia is not clear. However, there are certain reasons which may cause this disease. सबसे पहला है genetics. A child with one parent with dyslexia has a 30 to 50% chance of inheriting it. उसके बाद differences in brain development and function, disruptions in brain development and function. दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, specific learning abilities including dyslexia were officially recognized under the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, which mandates equal opportunities in education, employment and other aspects of life. ये बीमारी डिसलेक्सिया दोस्तों ऑलरेडी ये जो एक्ट है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज एक्ट इसमें ऑलरेडी लिस्टेड है। सेकेंड बीमारी दोस्तों देखते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और ADHD. इट इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट इंक्लूड्स चैलेंजेस relating to inattention, hyperactivity, impulsivity to the point that it interferes with everyday life. It is one of the most common childhood neurodevelopmental disorder. It affects around 5% of school-aged children. Adults can also diagnose with ADHD. ADHD के सिम्टम्स दोस्तों क्या क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट फॉरगेटफुलनेस, ट्रबल स्टेइंग ऑन टास्क, उसके बाद लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स, ट्रबल गेटिंग अलोंग विद अदर किड्स, अवॉइडेंस ऑफ टास्क्स दैट रिक्वायर फोकस एटसेट्रा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं PM विद्या। ये क्या है? इट इज़ अ फ्री इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन इंडिया। कंपोनेंट्स क्या है दोस्तों ई विद्या के? दीक्षा
digital infrastructure for knowledge sharing. It provides quality e-content for school education and QR coded energized textbooks for all grades. उसके बाद दोस्तों स्वयं पोर्टल. It is a program designed to achieve three cardinal principles of education policy: access, equity, and quality. Online learning for competitive exams and multimode access. तो ये थे दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इस आर्टिकल्स में मेंशन किए गए थे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. द नेक्स्ट टॉपिक इज अ पिक्चर ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया. इसमें दोस्तों बेसिकली बात की गई है जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके पॉलिटिकल उनके इकोनॉमिक पोटेंशियल के बारे में. इन September this year, the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EACPM) it released a paper titled "Relative Economic Performance of Indian States from 1960-61 to 2023." It presents the share of each state in the country's income and the per capita income compared to all India average. This data tells us the importance of each state in the country's economy. कंट्रीज इकोनॉमी में कौन से स्टेट की क्या भूमिका होती है दोस्तों, इसके बारे में बात की गई है. इसमें बात की गई है दोस्तों रीजनल डिफरेंशियल्स के बारे में. जो हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें कुछ स्टेट ऐसे हैं दोस्तों जो काफ़ी वेल रिसोर्स्ड हैं और काफ़ी रिच हैं, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो जिनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी पुअर है या अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है. The report points to the consistently better performance of the western and southern regions of India and the weak performance of the eastern states. तो इसमें बात की गई है दोस्तों जो वेस्टर्न और साउदर्न रीजन्स हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में, और जो वीक परफॉर्मेंस है ईस्टर्न स्टेट्स की उनके बारे में. दिस ग्रोइंग गैप इज लीडिंग टू द क्वेश्चनिंग ऑफ फेडरलिज्म. द रिपोर्ट लिस्ट लिबरलाइजेशन जो कि 1991 में लाया गया था एज अ मार्कर व्हेन साउदर्न स्टेट्स बिगन टू परफॉर्म बेटर. इसमें बात की गई है दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में. इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ आउटपुट. जिस देश में या जिस इकोनॉमी और स्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी उसमें जाहिर सी बात है दोस्तों उसकी उस इकोनॉमी की साइज भी बढ़ेगी. द बेटर ऑफ स्टेट्स टिपिकली हैव अ हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देन द पोअर स्टेट्स. इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. द फर्स्ट इज बेस्ड ऑन पॉलिसी डिसीजन. जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इट इज बेस्ड ऑन पॉलिसी डिसीजन, while the second, that is the private sector investment, is determined by profitability consideration. The private investment is 75% of the total investment. तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जितने इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, ओनली 25%. मेजोरिटी जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो पब्लिक सेक्टर द्वारा. द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गोज टू डेवलप्ड एरियाज वेयर अ लार्ज मार्केट इंश्योर्स प्रॉफिट. दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट फर्म्स हैं उनके लिए प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मायने रखती है. तो वो कंपनीज और वो फर्म्स उन्हीं जगह पर इन्वेस्टमेंट करेगी जहाँ उसको ग्रोथ या डेवलपमेंट नज़र आएगी. दिस इज द रीजन दैट द अर्बन conglomerates, that is मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, आर प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस. कोस्टल रीजन्स में भी दोस्तों काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है. क्यों? क्योंकि they enable cheaper access to the external markets through exports, and also cheap imported inputs may be available. इसमें दोस्तों बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. जिस स्टेट में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस अच्छी है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप बढ़ती जाती है. Infrastructure availability and quality of governance in a state are important determinants of profits. Richer states are better in both and attract more investment. After the launch of national new economic policies in 1991, the public sector's role in the market has shifted. The public sector's role as the leading sector shifted to the markets. तो दोस्तों 1991 में आपने सुनी होगी जो पॉलिसी लाई गई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर जो एज अ लीडिंग सेक्टर था इन्वेस्टमेंट में वो शिफ्ट होके
प्राइवेट फर्म्स की तरफ चली गई. Therefore, more investment has been going to the richer states where profits are higher. The financial sector, which guides investments, became more important after 1991. The considerable household savings increasingly got diverted from the poorer states to the richer states. This is reflected in the low credit deposit ratio of the poorer states when compared to the richer states. दोस्तों ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो बैंक्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गए थे इस 1991 के रिफॉर्म्स के बाद. और ये उन्हीं स्टेट्स और सिटीज़ में अपनी सर्विस प्रोवाइड करने लगी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ ज़्यादा थी. ये दोस्तों नज़र आ सकती है, जो हमारे लो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है उसको देखकर ही हम लोग समझ सकते हैं. इट रिफ्लेक्टेड लो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन द poorer states when compared to the richer states. The poor states have larger share of unorganized sector working at a low productivity and low incomes. दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अधीन नहीं आती, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इसके बाद एग्रीकल्चर. और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर्स और गवर्नमेंट रूल्स के अधीन में जो सेक्टर्स आती है उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहते हैं, जैसे बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर और इंडस्ट्रीज, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाती है. तो इसमें बात की गई है दोस्तों कि जो पोरर स्टेट्स है, दे हैव लार्जर शेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्किंग एट लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम्स. अंडर द न्यू एजुकेशन इकोनॉमिक पॉलिसी, the new economic policy has favored the organized sector. This has been aided by the construction of the freight corridors and highways, which enabled the sector to penetrate into hinterland. तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ है, इट हैज ग्रोथ एट द एक्सपेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है. इन ब्रीफ दोस्तों ये कहा जा सकता है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द ग्रोइंग द डिवाइड अक्रॉस स्टेट्स सिंस लिबरलाइजेशन के बाद, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो लिबरलाइजेशन की गई थी उसी के बाद ये मेजर डिवाइड आई थी जो स्टेट्स है उनके डेवलपमेंट में. द ब्लैक इकोनॉमी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनेटली मोर इन द पोर स्टेट्स, दैट इज करप्शन. दिस vitiates the investment climate due to policy failure and weak governance and reduces investment they receive. ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई रीजनल डिफरेंसेस के बारे में. अभी देखते हैं थ्रेट टू फेडरलिज्म. ये कैसे फेडरलिज्म को थ्रेट कर रही है. The persisting differentials in the economic performance of different states are threatening the federalism. We need to change our policy को रिवर्स करने की जरूरत है. It requires reversal of the trend of private investment, weak governance and poor infrastructure in the states that are lagging. सेंटर और स्टेट्स दोनों को इसमें एक्ट करने की जरूरत है. द स्टेट्स नीड टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ करप्शन इन देयर jurisdiction. Public expenditures on social sectors need to be raised substantially. Private investment in poor states cannot be raised by fiat in the market economy. It requires a change in center strategy of favoring the organized sector at the expense of the unorganized sector. इसमें बात की गई है दोस्तों कि जो सेंटर की जो पॉलिसी है ऑर्गेनाइज सेक्टर को फेवर करने की, उसको चेंज करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फोकस देने की बात की गई है. द ऑर्गेनाइज सेक्टर विच इज कॉन्स्टेंट बाई शॉर्टेज ऑफ डिमांड वुड ऑल्सो बेनिफिट. ये जो पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट चेंज करती है इससे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डिमांड की शॉर्टेज है उसको भी बेनिफिट होगा. मोर कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट आर नॉट व्हाट दे नीड सिंस दे हैव एनफ रिसोर्सेज इन टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट. ऑर्गेनाइज सेक्टर में दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी रिसोर्स हैं, तो उनको और गवर्नमेंट कंसेशन की ज़रूरत नहीं है. दिस पॉलिसी चेंजेस विल नॉट मीन दैट रिचर स्टेट्स वुड नॉट ग्रो, ओनली डिस्पैरिटीज विल डिक्लाइन. तो इन पॉलिसीज से दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो रिच स्टेट्स है वो ग्रो करना बंद कर देंगे, सिर्फ जो रिच और पोर स्टेट्स में जो डिवाइड है उनको कम करेगी ये पॉलिसीज. दिस वुड बी डेवलपमेंट from below which would strengthen federalism and help preserve the nation's unity. तो ये थी दोस्तों दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई थी. चलिए दोस्तों एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियसली यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था.
With reference to the Indian economy, consider the following statements. If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. And if the rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. तो दोस्तों आपको बतानी है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म? देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन इंडिया. Powers have been clearly divided between the center and the states. Federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. It is result of an agreement among the federation units. ये दोस्तों ये है करेक्ट आंसर. इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म. दोस्तों इंडियन फेडरलिज्म और यूएस की जो फेडरलिज्म है उसमें डिफरेंस यही है कि इंडिया की जो फेडरलिज्म है इट इज़ नॉट it is not the result of an agreement between the federation units unlike the US federalism. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कॉस्ट ऑफ रनिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज सिग्निफिकेंटली हायर than that of running petrol or diesel vehicles. The development of electric vehicle in India may not reduce the dependence on imports for the electric vehicle. Electric roads are a potential solution to the limited range and charging time problems of electric vehicles, especially for long distance travel. तो दोस्तों इसकी सही आंसर है ऑप्शन बी, ये दोनों. तो ये था दोस्तों आज का वीडियो. आई होप कि आप सबको ये पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी दिवाली.